हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे थे। फॉरवर्ड बायस में क्या है, पी टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। जब एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो एन में देखो, इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ने से पहले क्या करा था हमने, जंक्शन बनाया था। तो जंक्शन में क्या हुआ था, ये पोटेंशियल बैरियर बन गया था इतना, और ये बैरियर क्या कर रहा था, जो एन साइड के मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, एन साइड के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये एन साइड के इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो ये फोर्स लगाकर वापस उसी साइड में इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। सिमिलरली ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर जब होल इसके अंदर आएंगे तो इन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वापस फोर्स लगेगा और इधर आ जाएंगे, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होना बंद हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो पी साइड को मैंने पॉजिटिव से लगा दिया और एन साइड को नेगेटिव से। ये एरो का मतलब है कि हम वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ एरोस में लगा होता है रियोस्टेट में, धारा नियंत्रक में। तो अभी क्या हुआ, हम धीरे धीरे जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब इस नेगेटिव का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल करना, और इस पॉजिटिव का काम क्या होगा, होल को रिपल करना। तो ये होल इसके अंदर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ के ऊपर, यहाँ धीरे धीरे होल इकट्ठे होने लग जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो पहले यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन गायब थे, इसलिए तो यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर बना था। अब जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो ये बैरियर की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैरियर की विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। तो यही पॉइंट था उसके अंदर की पोटेंशियल बैरियर की विड्थ धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है होल वो ज्यादा आ जाएंगे, इधर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा आ जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करेंगे और इस साइड के पी टाइप के होल इधर मूव करना शुरू करेंगे। उससे क्या होगा, एक करंट फ्लो होने लग जाएगा सर्किट में। अब जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे इन पर उतना ही ज्यादा पुश लगेगा, और जितना ज्यादा पुश लगेगा उतने ज्यादा चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे। तो अगर वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे तो चार्ज कैरियर ज्यादा फ्लो करेंगे, तो करंट भी धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज के साथ में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो ये पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल। पी साइड में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, होल। और पी एन साइड में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल। जो इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इसके अंदर तो माइनॉरिटी है ना, ठीक है। तो जब ये होल पी से एन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इसके माइनॉरिटी, इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली जब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एन साइड में तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, बहुसंख्यक आवेश वाहक है, लेकिन ये एन साइड के इलेक्ट्रॉन जब पी साइड में जाएंगे तो इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होने लग जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कोई बढ़ा रहा है और इसके भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कोई बढ़ा रहा है फॉरवर्ड बायस के अंदर। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो वो होता है अल्पावेश वाहक अंतःक्षेपण, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बहुत सारे होल चलने लग जाएंगे, तो होल तो जा रहे हैं प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होगी, प्लस से माइनस। तो एक साथ करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, जैसे जैसे हमने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई वैसे वैसे ये पोटेंशियल बैरियर की विड्थ क्या हुई, कम हुई। तो नेचुरली पोटेंशियल बैरियर की विड्थ हम ऐसे दिखा देंगे, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर ऐसे कुछ ऊपर गए वैल्यू और ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, कि नेचुरली जब पीएन जंक्शन बनाया तो ये पोटेंशियल बैरियर की हाइट थी कोई V0 पोटेंशियल, इधर बनाता हूं V0 पोटेंशियल बैरियर की हाइट या पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू थी, उस वैल्यू को मैंने इस हाइट से दिखा दिया। मान लो इसके अंदर 2 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर बना, जो इसका नेचुरली बना, जैसे जर्मेनियम के लिए 0.7 बनता है, तो ये मान लो ये हाइट किसके इक्वल होगी, 0.7 की। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करी तो ये बैरियर की विड्थ क्या होगी, कम होगी, तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो डाउन होगा ना, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज किया तो नया बैरियर नीचे आ गया, आया कि नहीं आया। तो जब बैरियर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा फ्लो करने लग जाएंगे, और पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे तो और बैरियर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो नेचुरल वाला, ये दूसरा, ये तीसरा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बैरियर की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, करंट हमारा धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाएगा। ये डायग्राम बुक में ऐसे बनाया हुआ है, ये थोड़ा अलग, एग्जैक्ट बुक जैसा ही बना देते हैं अपने। बुक में ऐसे बनाया है कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो ये ऐसे डिक्रीज कर देता है, बात एक ही है, ठीक है। तो फिर करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सारे पॉइंट हो गए। अब कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, आगे समझ में। तो ये तो पोटेंशियल बैरियर का डायग्राम हो गया, ये पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम हो गया, ठीक है। एक इसका होता है सर्किट डायग्राम,
तो सर्किट डायग्राम के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, सिंबल बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गया P, ये हो गया मेरा N, ठीक है। तो इस पे P लिख देंगे, इस पे N लिख देंगे, इसे ऐसे सर्कल में बंद कर देंगे। अब देखो टर्मिनल कई बच्चे ऐसे यहाँ से जोड़ देते हैं, यहाँ से नहीं जुड़ेगी, ये तो हमने हाईलाइट किया इसको, ये जुड़ेगा कहाँ से, यहाँ से P से, समझ रहे हो। तो P N पे हमने इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो इसका P साइड किससे लगाऊंगा मैं, प्लस बैटरी से, और इसका N साइड किससे लगाऊंगा, माइनस बैटरी से। और अगर इसमें करंट मेजर करना है तो इसमें क्या लगाऊं मैं, एमीटर लगाना पड़ेगा। और एमीटर कौन सा लगाना है, करंट किस ऑर्डर का आ रहा है, मिली एमीटर, मिली एम्पियर का। तो और एमीटर सर्किट में कैसे लगता है, सीरीज में या पैरेलल में, करंट मेजर करने सीरीज में लगता है। तो यहाँ पे हम सीरीज के अंदर मिली एमीटर लगा देंगे, समझ गए। सीरीज में मतलब जो वायर उससे अटैच है उसी के अंदर लगा दिया, तो ये हो गया मिली एमीटर। फिर वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगता है, पैरेलल में, तो वो यहाँ पे लगा दो, ये वोल्ट मीटर हो गया। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया। जो पीएन जंक्शन में हम वो सर्किट डायग्राम देखकर जो वायर कनेक्ट करते थे तो वो यही था, बस थोड़ा सा डिजाइन बदल देते हैं, कई बार पीएन को ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। वो बात एक ही है कि एन को किससे जोड़ना है, नेगेटिव से, और पी को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से, ठीक है। बीच में मिली एमीटर लगा दो, यहाँ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दो, तो वो हमारे ऊपर है। इसी डायग्राम को ऐसे घुमा दो। हाँ, तो बाकी भी तो चैप्टर करवाए थे। तो तेरी तो मैंने सिफारिश भी कर दी थी, मैंने क्या कहा था, सर ये चैप्टर इनको करवाया नहीं, इससे मत पूछो। फिर चलो, तो अगर पूछे पीएन डायोड का फॉरवर्ड बायस में सर्किट डायग्राम बनाओ, तो ये बनाना है आपको, ये नहीं बनाना, ठीक है। ये तो अगर उसकी वर्किंग पूछे ना तो ये डायग्राम होता है, और जनरली यही बनाना, ये तो स्पेशली बोलेगा तभी बनाना, ठीक है। बना लो ये तो पहले नहीं बनाया हुआ था क्या, तो ये बनाना है बैरियर वाला, और ये बनाना है। अच्छा, करंट वाला भी तो रह गया। उसके काम में पड़े ना बोले उसको लेना तो इसका भी मेरा तेरा मेरे घर में बड़ा मिस्टेक हुआ। ये कितने कितने दिन चलेगी अभी ये बातें, अब देखो रिवर्स बायस में क्या होगा, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और इसको पॉजिटिव से। अब इसमें क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब यहां पे प्लस होगा तो यहां भी क्या आएगा प्लस, यहां पे माइनस होगा तो यहां भी क्या आएगा माइनस। तो जब यहां माइनस है और यहां पे होल्स है, होल्स कैसे होते हैं पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, तो होल ज्यादा इधर शिफ्ट होने लगेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर शिफ्ट होने लगेंगे। तो जब इधर शिफ्ट होने लगेंगे तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे ना, यहां से गायब हो जाएंगे तो यहां क्या बचेगा पीछे, आयंस।
कौन से आयंस? पॉजिटिव आयंस। तो बताओ पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम हुई या ज्यादा हुई? सिमिलरली ये होल यहां से शिफ्ट होकर जब इधर आएंगे तो यहां पे क्या बचेंगे? नेगेटिव आयंस ओनली। तो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? उसमें उल्टा हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, यहां से पुश कर रहे थे, यहाँ पे प्लस लगा तो वो प्लस क्या कर रहा था? होल्स को पुश कर रहा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा हो गए तो आयंस मतलब उतने इफेक्टिव नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि फिर वो फ्लो करने लग गए। अब यहाँ पे आयन और होल बचे नहीं तो क्या बचे? प्लस और माइनस आयन, सॉरी होल्स और इलेक्ट्रॉन बचे नहीं तो क्या बचे? प्लस और माइनस आयंस बचे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी और ज्यादा इंक्रीज करेगी। मान लो जर्मेनियम क्रिस्टल था, पहले इसकी नेचुरल पोटेंशियल बैरियर की हाइट ये थी 0.7 वोल्ट। ये तो नेचुरल था जब तक हमने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई थी। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि हमने इस पे रिवर्स बायस में लगा दिया तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट तो और ज्यादा होगी ना, मतलब वैल्यू मान लो 0.7 से इंक्रीज करेगी, तो फिर बाद में ये क्या होगा? ये और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो बैरियर हाइट इसमें क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। फिर बाद में क्या होगा? अगर हम और पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे तो ये बैरियर जो विड्थ है, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, ये और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं और यहाँ पर भी कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अल्प आवेश वाहक कौन होता है? होल होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लो, अब जैसे जैसे ये विड्थ कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इस रीजन के अंदर आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा। तो यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रास्ते में मान लो बहुत ज्यादा फोर्स से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आयन से भी कोलिजन करेगा, ठीक है। तो और नए आयन से कोलिजन करेगा तो इनके जो आउटर ऑर्बिट में जो और इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, अभी तो एक ही इसने एक एक्सेप्ट किया और एक डोनेट किया, इसीलिए तो प्लस और माइनस बने थे। तो ये क्या करेंगे? और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर ऑर्बिट है उनको ट्रांसफर करेगा, तो यहां से नए इलेक्ट्रॉन और होल निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कहानी सुनाई, ऐसा ही किसके साथ होगा? होल के साथ होगा। तो यहाँ नए इलेक्ट्रॉन और होल बनने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा? अब इसके अंदर नए इलेक्ट्रॉन और होल बने जो इसके अंदर ही ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा मूव करेंगे ना। पहले तो माइनॉरिटी चार्ज के कारण मान लो 4 ही थे, लेकिन ये 4 अगर मान लो 10 आयन से टक्कर कर जाए तो 10 नए इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होंगे? नए इलेक्ट्रॉन बनने लग जाएंगे, न्यू चार्ज कैरियर आ जाएंगे, और इन होल के कारण भी नए होल आने लग जाएंगे यहाँ पे। तो फिर वो क्या कर देंगे? सर्किट में धीरे धीरे फ्लो होने लग जाएंगे, क्योंकि उनको तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, तो ये फ्लो करेगा। फ्लो करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पर लास्ट में एक टाइम ऐसा है करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये बैरियर भी तो बहुत ज्यादा वाइड होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा बैरियर मान लो इतना वाइड हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा? इसके सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर आ जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और वो होल भी क्या होंगे? इधर उधर सब रैंडम मूव करने लग जाएंगे, और एकदम से ऐसा होगा कि बहुत सारे चार्ज कैरियर आ जाएंगे, और फिर सर्किट में वो पूरा ही सप्लाई होने लग जाएगी। जब पूरा सर्किट में घूम जाएंगे तो इसके अंदर करंट आएगा, लेकिन करंट बहुत कम वैल्यू का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो वो वोल्टेज जिसके ऊपर एकदम से अचानक से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, होएगी वो भी माइक्रो एम्पियर के अंदर ही, मिली एम्पियर में नहीं होगी, मतलब उससे 1000 गुना कम ही होगी जो फॉरवर्ड बायस में आता है। क्योंकि माइक्रो में 10 की पावर -3 और सॉरी मिली में 10 की पावर -3 और माइक्रो में 10 की पावर -6, मतलब 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 1000 गुना करंट कम ही आएगा। लेकिन फिर भी जब एकदम से करंट आता है तो उसको क्या बोलते हैं? जिस वोल्टेज पे एकदम से करंट आता है उसको बोलते हैं एवलांच वोल्टेज, या यहाँ पे बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब जेनर डायोड पढ़ते हैं तो उसी को एवलांच बोल देते हैं, ठीक है। कि जहां पे सर्किट एक तरह से क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया, अब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं, एकदम से करंट बढ़ रहा है। फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था कि पैरेलली हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे, तो पैरेलली करंट भी क्या हो रहा था? धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर तो एकदम से ही सब कुछ हो गया, तो उसको बोलते हैं कि सर्किट खराब हो गया, जल गया, या ब्रेकडाउन हो गया। वो अलग है कि बाद में हम सप्लाई बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो कूल डाउन होगा और वापस वैसा ही बन जाएगा। समझ गए? वापस वैसा क्यों बनेगा? याद करो जब पी एन डायोड हमने बनाया था तो अपने आप ही डिफ्यूजन हुआ था, और डिफ्यूजन के बाद में थोड़ी देर बाद में अपने आप ही ड्रिफ्ट करंट आने लग गया था, तो धीरे धीरे वो वापस सेट हो जाता है थोड़ी देर बाद। समझ गए इस बात को? तो ये डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं। बस तुम क्या करो, ये आयंस की 3-3 लेयर बना लो,
बाकी तो हम सब लिखेंगे। इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा देना, एक दो होल दिखा देना, इधर ज्यादा होल और एक दो इलेक्ट्रॉन दिखा देना, पी टाइप एन टाइप। और पी को नेगेटिव से जोड़ना है और एन को पॉजिटिव से जोड़ना है, तो ये हो जाएगा पी एन डायोड इन रिवर्स बायस। When an external voltage is applied, when an external voltage is applied across the diode, when an external voltage is applied across the diode such that n side is positive, n side is positive and p side is negative, and p side is negative, it is said to be reverse biased. It is said to be reverse biased. जब किसी पीएन संधि डायोड पर बाह्य वोल्टता इस प्रकार आरोपित की जाती है कि एन पक्ष को धनात्मक टर्मिनल से तथा पी पक्ष को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो है तो यह पीएन संधि डायोड पश्च बायसित कहलाता है। ये ले ले, तो यह पीएन संधि डायोड पश्च बायसित कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सिंस नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सिंस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज is same to the direction of barrier potential, so the barrier height will increases and the width of depletion layer also increase. चूंकि आरोपित वोल्टता तथा विभव रोधिका की वोल्टता समान दिशा में होती है, अतः विभव रोधिका की ऊंचाई बढ़ जाती है, एवं साथ ही अवक्षय परत की चौड़ाई भी बढ़ जाती है,
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, करंट इन रिवर्स डायोड, करंट इन रिवर्स बायस डायोड, करंट इन रिवर्स बायस डायोड cannot be managed by the value of applied voltage Applied voltage. by the value of applied voltage, but it is limited due to the concentration of the minority carrier of each side of the junction, minority carriers of each side of the junction. ठीक है, पश्च बायस में धारा अनुप्रयुक्त वोल्टता पर निर्भर नहीं होती। ये पॉइंट पढ़ो जो भी लिखवाया है, फिर बताओ समझ में आया क्या। पश्च बायस में धारा अनुप्रयुक्त वोल्टता पर निर्भर नहीं होती, जबकि यह संधि के दोनों फलकों पर अल्पांश वाहकों की सांद्रता के कारण सीमित होती है। अल्पांश वाहकों की सांद्रता के कारण सीमित होती है। समझ आया भाई? ये क्या कह रहा है कि आप ये वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज नहीं होगा, वो तो जीरो रहेगा। ये करंट किसकी वजह से आ रहा है? इन दोनों साइड के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है, अब जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो बने किसकी वजह से? इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से। तो अगर मैं इम्प्योरिटी ज्यादा मिला दूं तो ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनेंगे, और इम्प्योरिटी कम मिला दे तो कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनेंगे। तो इसमें जो करंट आ रहा है वो सिर्फ किसके कारण आ रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अगर वो ज्यादा होते तो करंट भी ज्यादा होता, क्योंकि वो कम है इसीलिए करंट भी क्या है? कम। वोल्टेज कम ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द करंट अंडर रिवर्स बायस is essentially voltage independent up to a critical reverse bias voltage, that is known as breakdown voltage। ब्रैकेट में लिख लेना VBR, that is known as breakdown voltage। ब्रेकडाउन वोल्टेज के ब्रैकेट में लिख लेना VBR। ब्रेकडाउन वोल्टेज व्हेन, आगे लिखो, व्हेन V equals to VBR, when V equals to VBR, the diode reverse current, नहीं उसी में, when V equals to VBR, the diode reverse current increases sharply, even a
slight increase in the even a slight increase in the bias voltage, even a slight increase in the bias voltage, in the bias voltage causes large change in the current, causes large change in the current. पश्च दिशिक बायस में किसी क्रांतिक पश्च दिशिक वोल्टता, किसी क्रांतिक पश्च दिशिक वोल्टता तक विद्युत धारा, वोल्टता तक विद्युत धारा, पश्च दिशिक बायस में किसी क्रांतिक पश्च दिशिक वोल्टता तक विद्युत धारा, विद्युत धारा वोल्टता पर निर्भर, विद्युत धारा वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है, इस वोल्टता को भंजन वोल्टता ब्रैकेट में VBR, इस वोल्टता को भंजन वोल्टता VBR कहते हैं। जब V बराबर VBR, जब V बराबर VBR, तब डायोड की पश्च दिशिक धारा में, डायोड की पश्च दिशिक धारा में तेजी से वृद्धि होती है, डायोड की पश्च दिशिक धारा में तेजी से वृद्धि होती है। इसके बाद यदि वोल्टता में अति अल्प वृद्धि करें, इसके बाद यदि वोल्टता में अति अल्प वृद्धि करें, तब भी धारा में अत्यधिक परिवर्तन होता है, तब भी धारा में अत्यधिक परिवर्तन होता है। एक तो ये वोल्टेज बैरियर वाला डायग्राम बना लेना, ये V0 लिख देना है ना, क्यों 0.7 का मतलब तो सिर्फ सिलिकॉन के लिए हो गया, V0 का मतलब कोई भी क्रिस्टल है, जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, ठीक है। क्या हो गया? तो अगर हम रिवर्स बायस के अंदर वोल्टेज और इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसमें पहला ये है और ये दूसरी कंडीशन है, उसमें उल्टा था, उसमें डिक्रीज कर रही थी। तो एक तो ये बैरियर वाला डायग्राम हो गया। इसमें अगर रिवर्स बायस में सर्किट डायग्राम बनाए तो ये कैसे बनेगा? P किससे कनेक्ट हो जाएगा? P नेगेटिव से और N पॉजिटिव से, ठीक है। और मिली एमीटर की जगह क्या लगेगा? माइक्रो एमीटर, बस बाकी सब सेम है। अच्छा, इसका वो ये बीच वाला डायग्राम तो बना लिया, इसका वो वोल्टेज और करंट वाला डायग्राम भी, क्योंकि वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? रिवर्स बायस में, तो उस वोल्टेज को हम नेगेटिव से शो करेंगे। तो ये हो गया V और ये नीचे हो गया I, ठीक है। तो करंट 0 ही रहेगा और फिर धीरे से बढ़ेगा और एक वोल्टेज पे मैक्सिमम हो जाएगा। जहां पे मैक्सिमम होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और I किस में होगा? यहाँ पे माइक्रो एमीटर में। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है भाई। अगर तुमने गलती से माइक्रो एमीटर की जगह मिली एमीटर रख दिया तो गलत है वो डायग्राम, ठीक है। और ये वोल्टेज रिवर्स बायस में माइक्रो एमीटर है, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में मिली एमीटर है।
ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो किस ऑर्डर में होता है, तो वो मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है। एमीटर तो डिवाइस हो गया ना, एम्पियर यूनिट होगी, और रिवर्स में माइक्रो एमीटर का। और यही अगर एग्जाम में फॉरवर्ड रिवर्स दोनों साथ में पूछ ले तो रिवर्स का तो ऐसे बन गया और फॉरवर्ड का इसके साथ में ऊपर बन जाएगा। ठीक है, जो कि तुमने प्रैक्टिकल में देखा ही था। तुम्हारे यही था क्या यास्मीन? पीएन डायोड ही था ना? चलो नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग डालो, डायनामिक रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गतिक प्रतिरोध। डायनामिक रेजिस्टेंस, गतिक प्रतिरोध। लिखो इसमें, फॉर डायोड द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंजेस इन वोल्टेज, for diode the ratio of small changes in voltage to a small changes in current is equal to the dynamic resistance, देखो डायोड के लिए वोल्टता में लघु परिवर्तन तथा विद्युत धारा में लघु परिवर्तन के अनुपात को गतिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो वही V बराबर आई आर होता है, तो V अपॉन आई को क्या बोलेंगे? आर ही बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस तो वही है, लेकिन बस इसको स्मॉल आर डी ऐसे लिखेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा V क्या? स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, और डेल्टा आई स्मॉल चेंज इन करंट, और यूनिट वही होगी, ओम ही होगी इसकी। लिख लो। ठीक है, तो अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन बनती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज, बंधन वोल्टता क्या है, और बंधन वोल्टता डायोड के कौन से बायस में होती है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? ब्रेकडाउन वोल्टेज तो रिवर्स बायस में होती है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन ब्रेक करके करने हैं कल, सारे इसके वो होने चाहिए, PYQ और MCQ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। Application of junction diode as a rectifier। संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। पहली हेडिंग डालो, हाफ वेव रेक्टिफायर। नंबर 1 लिखकर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हिंदी में बोलेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें लगे ना लगे वो अलग बात है। देखो भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? म्यूचुअल इंडक्शन।
वो क्या है? दो है इसका। डायग्राम बनाओ। ये ध्यान रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ठीक है। अपने हिसाब से डिजाइन मत बनाने लग जाना। सर कितना पे आ गया चैप्टर? बस ये 2 टॉपिक है, हाफ वेव, इसके बाद में फुल वेव। आज कर देंगे पूरा, तो कल PYQ MCQ डिस्कस हो जाएंगे। फिर तुम्हारी छुट्टी करें या डेली क्लास लगाएं? एक वो 6-7 चैप्टर वो तो करवाने हैं, और या ऐसे करें कि भाई डेली 1 घंटे क्लास लगाएं, तुमसे सुने, या फिर सिर्फ टेस्ट रखें 1-2 दिन करके? तो डेली लगाएं, देख लेना तुम। और वैसे तो 29 को प्री बोर्ड है। किसने निकाले? तो बोला था ना फेयरवेल के बाद जो होंगे प्री बोर्ड से पहले कोई नहीं। अरे आना है प्री बोर्ड में, इसने नहीं निकाला, ठीक है। अब कह रहा हूँ ना 29 को प्री बोर्ड है। हाँ तुम खुद ही अपने टीचर्स को कुछ नहीं समझते। जब कह दिया कि 29 को प्री बोर्ड है फिजिक्स का, पढ़ लो घर बैठ के, ट्यूशन व्यूशन सब कुछ। तो कर लो भाई, PYQ देख लो, है क्यों नहीं, सब कुछ है। अरे सब कुछ जो है, गणेश भैया और दीदी पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर जिसकी मर्जी देख लो, पढ़ना है तो। हाँ पहले ब्लूप्रिंट देखो, उसमें देखो कौन सी चीज कितने नंबर की आ रही है, इसमें से तुम्हें कौन सी तो भाई तुमने पूरी तरह पढ़ रखी है और कौन सी बिल्कुल नहीं पढ़ी। ऐसे मत करो, यही तो कह रहा हूँ। ब्लूप्रिंट देखो, उसमें से मार्क्स लिखो कि इतना नंबर तो मेरा तैयार, अभी मेरे को रिवीजन ही करना है। ये नंबर तो ऐसे ही, ये 5 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये तो ऐसे है कि कुछ ही नहीं आता। कब करोगे? तो आज 26 जनवरी हो गई। तो तुम अपना अपना करो ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों हो? चलो इधर देखो भाई, ये देखो, ये याद है ट्रांसफार्मर में भी 2 कॉइल होती थी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। एक साइड वायर ज्यादा लपेटते थे और दूसरी साइड कम लपेटते थे, ठीक है। तो उससे वोल्टेज हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते थे। यहाँ क्या है, ये देखो, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप अप या स्टेप डाउन? कुछ ही बोल दो। स्टेप डाउन हो गया ये, ठीक है, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या करेगा, ये डाउन करेगा।
क्योंकि डायोड को बहुत ज्यादा वोल्टेज थोड़ी चाहिए, हमारे घरों में 220 वोल्टेज आ रही है, 0.7 इसका पोटेंशियल बैरियर होता है, 220 इसको पूरी सप्लाई होगी, उड़ जाएगा ये, समझ रहे हो। जो स्कूल के अंदर में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें वोल्ट मीटर लगा होता है ना, 15-20 वोल्ट मैक्सिमम होता है, तो हमें बहुत कम वोल्टेज चाहिए इसके लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ट्रांसफॉर्मर। ये बीच में 2 लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें करंट कम ज्यादा होगा तो इसमें भी ऑटोमेटिकली कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस है, अन्योन्य प्रेरणा सिद्धांत पे आधारित है। अब देखो करंट 2 टाइप की होती है, एक तो होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट उसको बोलते हैं जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ में क्या होती है, चेंज होती है, और डायरेक्ट करंट उसको बोलते हैं जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो फिर ये बताओ, जैसे शायद बताया भी होगा पढ़ाते टाइम, कि जैसे मान लो करंट है, तो ये कौन सा करंट है, अल्टरनेटिव, ये कौन सा करंट है, डायरेक्ट, और ये कौन सा करंट है। सर जो वो उसमें आपके डेफिनेशन याद रखो, वो ये ग्राफ बन रहा है आई और टी के बीच में, यहाँ भी आई और टी है और यहाँ भी आई और टी है। वो करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता रहेगा। इसमें करंट क्या है, कांस्टेंट हो गई, तो ये तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। इसमें चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं हो रही। देखो यहाँ पे करंट की 0 से वैल्यू शुरू हुई, ठीक है, मैक्सिमम तक गया, फिर वापस 0 पर ही आ गया, तो वैल्यू पॉजिटिव ही रही। 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से वापस 0, फिर वापस 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से वापस 0। लेकिन ये प्योर डीसी करंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में डीसी करंट की प्योर डेफिनेशन तो ये कि वो करंट जो टाइम के साथ डायरेक्शन भी चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, तो ये प्योर डीसी करंट है। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ डीसी करंट, क्योंकि डीसी करंट की आधी डेफिनेशन तो मैच कर रहा है। एसी में तो प्योर यही है कि जो टाइम के साथ जिसकी डायरेक्शन चेंज हो, इसमें डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, 0 से मैक्सिमम गया, मैक्सिमम से 0 गया, तो ये भी एक टाइप का क्या है, डीसी करंट है, क्योंकि इसके डायरेक्शन हमेशा क्या पॉजिटिव है, समझ गए। लेकिन प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी कैसे बनाएंगे वो भी थोड़ा सा सीखेंगे, ज्यादा तो नहीं हमारे सिलेबस में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये मैंने ट्रांसफॉर्मर लिया, ट्रांसफॉर्मर के यहाँ पे इनपुट में कैसा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, एसी। अगर डीसी होता तो बैटरी लगाता, ये किसका साइन होता है, एसी वोल्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज लगा दिया। अब इसमें क्या होगा, एसी करंट तो ऐसे चलेगा, तो जब ये यहां से यहां तक चलेगा, मतलब 0 से यहां तक चलेगा, तो करंट क्या कैसा रहेगा, वोल्टेज प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस अप्लाई होगा। जब यहाँ पे प्लस अप्लाई होगा तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जब पीएन डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो बहुत कम वोल्टेज पर ही वो करंट देना शुरू कर देता है, लेकिन रिवर्स बायस में तो बहुत ज्यादा वोल्टेज पे बहुत कम करंट देता है, माइक्रो एम्पियर के, माइक्रो एमीटर के अंदर देता है कि नहीं देता। तो अगर यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो डायोड है ना वो फॉरवर्ड बायस में तो ऑन की तरह रहता है, लेकिन रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा वोल्टेज है तभी करंट देता है, वरना तो देता ही नहीं है। तो रिवर्स बायस में एक तरह उससे वो कैसा रहता है, ऑफ ही रहता है, उससे कोई आउटपुट नहीं मिलता। हाँ, कंडीशन ये कि बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई ना करो, तो बहुत ज्यादा हम करेंगे भी नहीं, समझ रहे हो, इसलिए हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया। तो वोल्टेज तो हम कम ही अप्लाई कर रहे हैं। तो जब डायोड रिवर्स बायस में होगा तो आउटपुट में क्या आएगा, कुछ नहीं, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तब आउटपुट में क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जब ये पहला साइकिल आया तो ये पॉइंट तो हो गया प्लस और ये पॉइंट क्या हो गया, माइनस। तो देखो ये पॉइंट प्लस का मतलब पी किससे जुड़ गया, प्लस से, और एन किससे जुड़ गया, माइनस से। तो यानी कि ये किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस में। जब पी प्लस से और एन माइनस से होता है तो डिवाइस किसमें आ जाता है, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में करंट देगा, देगा कि नहीं देगा, और कितना देगा, जितना यहां से मिला है इसको, ठीक है। तो यानी कि यहां से करंट फ्लो होगा और करंट की ये डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे। तो यहाँ आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा, तो ये देखो, ये आउटपुट का डायग्राम, वी आउटपुट और टाइम। आउटपुट में क्या होगा, जब 0 से इसमें मैक्सिमम होगा तो इसमें भी करंट 0 से क्या होगा, मैक्सिमम, और फिर जब मैक्सिमम से इसमें 0 होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से 0। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जब सेकंड टर्न आएगी, जब ये तो पहला हाफ साइकिल आया, जब दूसरा हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब यहां नेगेटिव हो गया तो ये पी किससे जुड़ गया, नेगेटिव से, और ये एन किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से। तो अब ये डायोड किस में हो गया, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में ये कोई आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो यानी कि यहां तक ये क्या रहेगा, 0। अब वापस क्या होगा, फिर अगला साइकिल आ जाएगा प्लस वाला। जैसे अगला साइकिल आएगा ये दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये दोबारा किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, तो दोबारा करंट वैसे ही मिलेगा।
और फिर बाद में अगले साइकिल में दोबारा क्या होगा, वापस 0। देखो आपने ऐसी वेव डायग्राम बनाए, देखिए तो +0 देखो ये करंट का, इसमें इस करंट का एक साइकिल कहां पे कंप्लीट हुआ, यहां से शुरू हुआ 0, फिर नेगेटिव गया, फिर 0, दोबारा वेव यहां से बनना शुरू हुई ना। तो ये पूरी एक वेव बनने का जो टाइम होता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इसमें भी देखो पूरी एक वेव कहां पे बन रही है, देखो यहां से मैक्सिमम, फिर 0, फिर यहां तक 0, तो ये यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव बनी है। उसके बाद में वापस वैसे ही वेव बनना शुरू हो गई। तो जितनी इसकी एक कंप्लीट वेव बनी है उतनी उसकी एक कंप्लीट वेव बनी है, दोनों को सेम टाइम लगा है, तो इसका टाइम पीरियड भी वही है। तो हाफ वेव में हाफ, इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि इसने आधी वेव का तो आउटपुट दे दिया और आधी वेव का दिया ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोला, अर्ध तरंग दिष्टकारी। और जो करंट मिला वो कैसा मिला, सिर्फ पॉजिटिव। तो ये कैसा मिला, डायरेक्ट करंट मिला। ठीक है, तो रेक्टिफाई यानी कि इसने अल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफाई करके कैसा कर दिया, डायरेक्ट करंट कर दिया, दिष्टकारी बोल दिया इसको, इसने दिष्ट धारा बना दी प्रत्यावर्ती धारा को, समझ गए। और आधी करंट को किया, इसलिए इसको क्या बोला, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरी बात, टाइम पीरियड सेम है, इसकी एक वेव कंप्लीट होने का जो टाइम है वही इनपुट की एक वेव कंप्लीट होने का टाइम है। तो टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम। ये क्वेश्चन आता आया हुआ है पीवाईक्यू में, देखना कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट वेव मिल रही है, करंट मिले, वोल्टेज मिले, जो आउटपुट करंट या वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट करंट या वोल्टेज से कैसी होती है, डबल, हाफ, 4 गुना या 1/4, तो क्या होती है, या सेम। तो इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अभी फुल वेव में जाएंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा आंसर। समझ में आई सारी कहानी, बस कुछ नहीं, फॉरवर्ड रिवर्स समझा हुआ तो वो यूज किया। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लिया तुमने, ठीक है। तो थ्योरी लिखो, ये वोल्टेज वाला अभी मैं अलग से बना देता हूं तो तुम आराम से बना लेना। इसमें लिखो, इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, एक मिनट रुको, कुछ छोड़ ना दूं मैं, जंक्शन डायोड करंट पास ओनली साइकिल, ठीक है। लिखो, इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड, if an alternating voltage is applied across a diode in series with a load, a pulsating voltage will appear across the load only during the half cycle of the AC input, during which the diode is forward biased. Such rectifier circuit is called a half wave rectifier. Such rectifier circuit is called a half wave rectifier. ठीक है, तुम लिखो, यदि डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता श्रेणी क्रम में संयोजित लोड प्रतिरोध RL के साथ अनुप्रयुक्त की जाए, तो लोड के सिरों पर केवल AC निवेश के
केवल एसी निवेश के उस अर्ध चक्र में धारा प्राप्त होती है, उस अर्ध चक्र में धारा प्राप्त होती है जिसमें डायोड अग्रबायसित होता है, जिसमें डायोड अग्रबायसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर supplies the desired AC voltage across terminal A and B, when the voltage at A is positive, the diode is forward biased and it conducts. The diode is forward biased and it conducts. When voltage at A is negative, the diode is reverse biased and it does not conduct. The diode is reverse biased and it does not conduct. तुम लिखो, जब ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली से डायोड को वोल्टता प्राप्त होती है, जब ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली से डायोड को वोल्टता प्राप्त होती है और जब टर्मिनल ए पर वोल्टता धनात्मक होती है, तब डायोड अग्रबायसित होता है एवं धारा का चालन करता है। तब डायोड अग्रबायसित होता है एवं धारा का चालन करता है। परंतु जब टर्मिनल ए पर वोल्टता ऋणात्मक होती है, तब डायोड पश्च बायस में होता है एवं धारा का चालन नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Therefore, in the positive half cycle of AC, current, we get a current through load resistor RL, तो सामने है ना। लोड मतलब जो भी हम इस डिवाइस से कुछ भी चला रहे हैं वो लोड हो गया ना, लोड रेजिस्टर।
पहले तो क्यों मैंने लाइन बना के बोली है, तो वो बोल जो आधी लिखवाई है। Therefore, in the positive half cycle in AC current. Of AC current we get current through the load resistor RL. We get current through the, अरे चुप रहो भाई, we get current through the load resistor RL. And there will be no current, and there will be, अरे लिख लो, and there will be no current in negative half cycle. There will be no current in negative half cycle. And for the next positive half cycle, again we get the, and for the next positive half cycle, again we get the output voltage. Output voltage. Thus, the output voltage is restricted. Thus, the output voltage is restricted to only one direction. To only one direction, since नहीं, to only one direction, and is said to be rectified. And is said to be only one direction, and is said to be rectified. Since the rectified output of this circuit, since the rectified output of this circuit is only for half of the input AC wave, is only for half of the input AC wave, it is called as half wave rectifier. It is called as half wave rectifier. ठीक है, तुम लिखो भाई। इसलिए केवल धनात्मक अर्ध चक्र में लोड प्रतिरोध, इसलिए केवल धनात्मक अर्ध चक्र में लोड प्रतिरोध RL पर धारा प्राप्त होती है। लोड प्रतिरोध RL पर धारा प्राप्त होती है, परंतु ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए कोई धारा प्राप्त नहीं होती। कोई धारा प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार अगले धनात्मक अर्ध चक्र में पुनः धारा प्राप्त होने लगती है। अतः प्राप्त होने वाली निर्गत वोल्टेज केवल एक ही दिशा में होती है। अतः इसे दिष्टकारी कहा जाता है। और चूंकि दिष्टकारी निर्गत धारा केवल अर्ध चक्र के लिए प्राप्त होती है,
इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी भी, इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी भी कहा जाता है। देखो भाई, अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये मेरा V इनपुट, ये प्लस माइनस, और यहां हमें मिलेगा V आउटपुट, और ये टाइम। ये रेफरेंस के लिए हम ऐसे डॉट डॉट लाइन बना लेंगे ताकि वेव आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पॉजिटिव के लिए तो करंट या आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और नेगेटिव के लिए कुछ नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव के लिए मिलेगा और नेगेटिव के लिए। तो ये डायग्राम बना लो, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव डायग्राम। टिक जाओ, बनाओ भाई। नहीं कानों को भी वो लेटर मैंने नहीं है किसके पास सर्टिफिकेट है देखो ना ले अरे मेरे को अपने पास हमारे स्मार्ट में बनाया पता ही नहीं यार कैसे दे दिया जैसे अंकिता को लेफ्ट आउट फील हो रहा है अब। हो गया भाई। नेक्स्ट सेटिंग डालो, फुल वेव रेक्टिफायर। कहाँ है? अरे अभी जस्ट गया अभी जस्ट गया मुझे तो सरप्राइज कर रहा साक्षी मस्त मेरी फोटो देखे मेरे घर वाले पूछ रहे थे कौन सिस्टम हो गया यार मेरे को भेजना है मोबाइल फोटो अरे मेरी पहले मेरी इसके उसके बाद मेरे साक्षी की है ये डायग्राम बना लो भाई, फुल वेव रेक्टिफायर का बना लिया। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाओ। हाँ, इसमें 2 डायोड होंगे, उसमें एक ही था, तो ये फुल वेव को रेक्टिफाई कर देगा।
I'm most interested in 100 to आज केमिस्ट्री क्लास कितने बजे? नहीं सर आप फोन पे पूछ लो सर पता है क्या हम लोग गए और सर मेरा छुट्टी है गई भाई आज छुट्टी नहीं देखो आ सकते हैं आप पूछ तो सकते हैं यार तो मुझे पता नहीं है मैं तो वो बच्चे नहीं सारे कैसे करते हैं हां तो जो बच्चे इधर हो जाते हैं क्या सी सामान है इधर उधर होते हैं सामान के रिजल्ट चले क्या सर फिर हम इधर उधर हो जाएंगे? फिर सर लेट हो जाता हूं कि लगता है कि खड़ा रहना पड़ता है सुन के बोलो बात सुनाते हैं तो लेट आते हैं स्कूल से तो मोले वाले तुम्हें क्यों सुनाते हैं? तुम चुपचाप नहीं खड़े रहते हो? तुम मोर्चा खोल देते हो? सर बोलते हैं चौकी में बैठे रहते हैं और बैठ में जाने के बाद लंच तो किया लंच भी किया हां जो आप सीढ़ियों में बैठे लंच किया उन लोगों में ऐसे देख हमारे ऐसे रहते हैं कई लोग बाइक पे जाते हैं तो मुड़ के देखते हैं कि बस तो अंदर बैठ जाया करो उनके घर के। हां गेट ही बंद होता है उनके खुलवा लिया करो। तो सर खुला को मैम भी के पीछे मैम भी करते हैं अच्छा बेटी बढ़ती है पढ़ने जाती है स्कूल में तो कितना कर आ जाता है तो बढ़ेगी। ये लास्ट टॉपिक ही है, इसकी थ्योरी लिखवानी है, यहाँ समझा देता हूँ, तुम लिख लाना। बहुत ज्यादा है थ्योरी, बहुत ज्यादा है इसकी। हाफ वेव की डबल है क्योंकि डबल काम हो रहा है इसमें। वही है, नोट्स वाली है, वही है, बस दिखाना वो सेम ही है मेरे पास। बना लिया डायग्राम? हाँ फुल वेव की ज्यादा है ना, तभी तो कह रहा हूँ समझ तो लो पहले। अरे समझ लो पहले, समझो तो सही क्या हो रहा है इसमें। देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, दो डायोड लगे हैं, इसको डायोड D1 बोलेंगे और इसको डायोड D2 बोलेंगे। अब इसमें वही होगा, जब पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ प्लस हो गया तो ये डायोड D1 का P तो क्या हो गया, प्लस से जुड़ गया, और डायोड D2 का P किससे जुड़ गया, माइनस से। तो ये तो किस में हो गया, रिवर्स बायस में, और ये किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। तो ये तो कोई करंट नहीं देगा, लेकिन ये करंट देगा, तो इससे करंट यहाँ आएगा। अब ये तो ऐसे हो गया सर्किट में कोई करंट है ही नहीं, तो वो करंट यहाँ जाएगा और हमें यहाँ आउटपुट पे मिल जाएगा। समझ गए? अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब डायोड D1 का P देखो क्या हो गया, नेगेटिव, तो डायोड D1 किस में हो गया, रिवर्स बायस में, और डायोड D2 का P क्या हो गया, पॉजिटिव, तो दूसरा अपने आप नेगेटिव हो गया एन साइड, तो ये अब किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, और D1 किस में हो गया, रिवर्स बायस में। तो अब इसमें से तो कोई करंट नहीं आएगा, और करंट किस में से आएगा, D2 में से। तो D2 में से करंट यहाँ गया, तो ये तो रिवर्स बायस में, यहाँ तो जाएगा नहीं करंट, फिर यहाँ जाएगा और वही करंट मिल जाएगा। देखो दोनों टाइम में करंट की डायरेक्शन सेम मिल रही है, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। जब अप्लाइड वोल्टेज प्लस थी तब हमें D1 ने करंट दिया है, जब अप्लाइड वोल्टेज माइनस थी तब हमें D2 ने करंट दिया है, लेकिन दोनों कंडीशन में जो करंट मिला वो यहाँ पे ये डाउन साइड में मिला। ठीक है, मान लो अगर करंट यहां से जा रहा होता ना तो फिर मेरे को उस डायग्राम में इसको ऐसे दिखाना पड़ता करंट को, लेकिन क्योंकि दोनों कंडीशन में करंट की डायरेक्शन सेम है तो प्लस में तो D1 ने दिया और माइनस में कौन देगा, D2 करंट देगा। देगा कि नहीं देगा? ठीक है, तो ये करंट किसके कारण है, D2 के कारण। फिर ये किसके कारण होगा, क्योंकि दोबारा पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा, तो ये प्लस पे और ये माइनस पे, तो इस बार दोबारा कौन कंडक्शन में आएगा, D1, तो फिर दोबारा यहाँ पे D1 के कारण और अगला किसके कारण, D2 के कारण। अब जरा ये आउटपुट वेव को ध्यान से देखो, ये आउटपुट करंट है और ये इनपुट है, तो आउटपुट वेव को ध्यान से देखो। आउटपुट वेव यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हुई, क्या वापस वैसे ही बनने लग गई? तो इस बार आधे साइकिल में ही एक वेव कंप्लीट होगी। क्यों? जो आउटपुट में जो हमें वेव मिली है वो कंप्लीट कहां हो रही है, यहीं पर कंप्लीट हो गई ना, दोबारा वैसे ही वापस बनने लग गई। तो एक वेव कहां कंप्लीट हुई आउटपुट की, यहां आधे साइकिल में ही होगी।
ठीक है, तो इसको बनने में क्या, इस कंप्लीट एक वेव को बनने में क्या टी टाइम लगेगा। देखो यहां से यहां तक ये कंप्लीट वेव इनपुट की थी, इसको बनने में कितना टाइम लगा, टी। उसके बाद में वेव दोबारा रिपीट होना शुरू हुई है। लेकिन इसमें क्या हुआ, यहां से यहां तक ही कंप्लीट वेव बन गई, वेव दोबारा क्या होने लगी, रिपीट। तो इसमें कंप्लीट वेव बनने में कितना टाइम लगा, t/2, t/2। तो टाइम पीरियड अगर आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। मतलब उसके एक टाइम पीरियड में एक पूरी साइकिल वेव बन रही थी। इसमें एक टाइम पीरियड के अंदर अगर उतना टाइम पीरियड ले तो उसमें कितने साइकिल बन रहे हैं, 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। लेकिन हाफ वेव में क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम। समझ गए इस बात को। तो ये क्वेश्चन पूछे गए, तो ये बना लो और वो भी बना लो साथ में। अब देखो समझना बिल्कुल आसान है, बस यही लिखना है कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, D2 रिवर्स बायस में होगा, फिर आउटपुट करंट मिलेगा वगैरह वगैरह। डॉक्टर से कुछ एक्सप्लेन करने का सिर्फ क्वेश्चन आता है बेटा। हाँ और हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही है इस चैप्टर के। जंक्शन डायोड वो वगैरह कम पूछे जाते हैं, ये रेक्टिफायर ज्यादा पूछे जाते हैं, और इनसे छोटे क्वेश्चन भी खूब बनते हैं। बनाओ फिर एक छोटी सी बात और बतानी है, फिर चैप्टर पूरा होगा। अब ये थ्योरी तुम्हें ही लिखनी है, या फिर मैं थोड़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, फिर तुम्हें भेजता हूं मैं, ठीक है। बाकी चैप्टर पूरा है। हाँ सिलेबस भी पूरा है। कल PYQ और MCQ होने चाहिए इसके। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुम देखोगे ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जो दिमाग लगाने वाली थी वो मैंने पहले ही बता दी क्वेश्चन। तो कल फाइनली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। बना लिया दोनों डायग्राम। अब देखो कई बार क्या पूछते हैं कि ये देखो जो हमें आउटपुट वेव मिली, ये प्योर डीसी तो नहीं है। तुम ध्यान रखना ये बनाते टाइम सबका जो एम्पलीट्यूड है ना वो सेम रखना। ये देखो कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी। अब देखो कई बार कहते हैं कि अगर ये जो हमें डीसी करंट मिला इसमें थोड़ा एसी मिक्स है, प्योर डीसी करंट नहीं है ये, तो क्या अगर इसको और ज्यादा डीसी बनाना हो तो क्या करते हैं, तो उसके लिए फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर क्यों बोला, फिल्टर का मतलब कि वो इस मिक्स डीसी और एसी करंट में से एसी को अलग करेगा और डीसी को अलग करेगा, तो करंट को फिल्टर कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, फिल्टर बोलेंगे। और वो फिल्टर क्या होता है, एक्चुअली में वो फिल्टर क्या होता है, कैपेसिटर ही होता है। वी यूज कैपेसिटर एज अ फिल्टर, संधारित्र को फिल्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बस इतना सही तुम्हारे बताया हुआ है, तो ऐसे समझ लो ये पूरा मेरा क्या है, रेक्टिफायर है, चाहे हाफ वेव हो फुल वेव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो मैंने रेक्टिफायर का एक बॉक्स बना दिया और मैंने बोल दिया ये रेक्टिफायर है, मतलब इसके अंदर ये सारा सर्किट लगा हुआ है। तो यहां इनपुट से मैंने रेक्टिफायर को इनपुट दिया एसी का, ठीक है, और यहां पे मेरे को आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिला ना, तो मैंने इसके पैरेलल में यहाँ पे क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, और उसके आगे मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहां पे मेरे को फाइनल आउटपुट मिलेगा। कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, याद करो 7 चैप्टर, हर जो लोड होता है जैसे रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, 3 चीजें होती थी, तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होता था। रेजिस्टेंस का तो हम आर से लिखते थे, जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता था उसको किससे लिखते थे, एक्सएल से, और जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता था उसको एक्ससी से। इंडक्टर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा इंटू एल, और कैपेसिटर का 1/ओमेगा इंटू सी, और इसको थोड़ा और ओपन करें तो 1/2 पाई एफ सी। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज्यादा होगा कैपेसिटर का रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं फुल वेव यूज करूंगा तो देखो इनपुट में तो मैंने एफ फ्रीक्वेंसी वाली वेव दी, लेकिन जो आउटपुट मिला फुल वेव में वो मेरे को 2f फ्रीक्वेंसी का मिला कि नहीं मिला। तो यानी कि यहां जो कैपेसिटर होगा उसके लिए ये उस वेव के लिए क्या करेगा, कम रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल होगी ना। तो ये कैपेसिटर उस आउटपुट वेव के लिए एक कम रेजिस्टेंस के डिवाइस की तरह काम करेगा। तो यहां पे जब करंट आएगा तो उस करंट को यहां पे 2 रास्ते मिले, ठीक है। तो हमें पता है करंट ज्यादा कहां जाता है, जहां पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। लेकिन ये कम रेजिस्टेंस किसके लिए है,
एसी करंट के लिए है, डीसी के लिए नहीं है, क्योंकि डीसी तो कांस्टेंट होता है। एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उसको कम लगेगा, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी जैसे डीसी करंट ये होता है, डीसी करंट तो ऐसे बनाते हैं, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। जो कांस्टेंट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। तो अगर मैं यहां पर एफ की जगह 0 रखूं तो उसके लिए रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी यहां पर दो करंट आ रहे हैं, एसी और डीसी। एसी को तो ऐसा लगेगा कि यहां पे रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो वो तो जल्दी से यहां भागेगा, लेकिन डीसी को लगेगा यहां पर तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो वो यहां क्यों जाएगा, वो कहां जाएगा, आगे जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, एसी करंट तो यहां चला जाएगा क्योंकि उसको रेजिस्टेंस कम लगेगा, और डीसी जाएगा आगे क्योंकि उसको यहां पे रेजिस्टेंस क्या लगेगा, इनफाइनाइट। समझ रहे इस बात को? तो इस तरह इसने क्या कर दिया, करंट को फिल्टर कर दिया। एसी यहां पहले ही मुड़ गया और हमें आउटपुट में क्या मिला, प्योर डीसी मिला। समझ गए? तो हमें करंट एक्चुअल में यहां तक जो करंट आया वो कैसा आया, अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो करंट आया कुछ ऐसा, इसको ही देखते हैं। तो करंट आ रहा था मेरा ऐसे, लेकिन जैसे ही यहां पर आया तो उसको क्या पता चला कि यहां पे तो कैपेसिटर लगाया, तो एसी तो इधर चला गया, तो एसी चला गया तो क्या बचा, सिर्फ डीसी। तो ये करंट सीधा ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे, मतलब इसके अंदर से एसी का पार्ट कट हो गया, तो लगभग कांस्टेंट करंट मिल गया। तो आउटपुट में मेरे को कुछ ऐसा करंट मिलेगा। नोट्स में और अच्छा डायग्राम बना हुआ है, इसको क्या है, ऐसे थोड़ा डॉट डॉट बनाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इस पोर्शन को देखो, ये लगभग कांस्टेंट करंट है, तो ये क्या हो गया, प्योर डीसी हो गया। तो छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि रेक्टिफायर में एसी और डीसी को अलग करने के लिए या प्योर डीसी गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम फिल्टर यूज करते हैं, और फिल्टर क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है, और रीजन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी वाला रीजन है। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो करंट तो जाएगा कैपेसिटर में, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी वो कैपेसिटर को बाईपास कर जाएगा। समझ गए? जैसे तुम्हारे सिलेबस में बस डायग्राम ही बना हुआ है ये फिल्टर वाला, ठीक, और 1-2 लाइनें लिखी हुई है, तो मैं भेज दूंगा नोट्स तुम्हें। हेडिंग कुछ नहीं है, बस सिर्फ डायग्राम बना के बताया हुआ है, या नोट डाल के ऐसे लिख देना, इन रेक्टिफायर टू गेन प्योर डीसी करंट वी यूज फिल्टर। इन रेक्टिफायर टू गेन प्योर डीसी करंट वी यूज फिल्टर, and in that circuit capacitor is used as a filter। दिष्टकारी में शुद्ध दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए फिल्टर को प्रयुक्त किया जाता है, तथा फिल्टर मुख्यतः संधारित्र होता है। कैपेसिटर यूज एज अ फिल्टर। हाँ, ये भी जब रेक्टिफाई, ये इसके साथ बना लेना, वो मतलब ये दोनों बना के, ये बना के और ये बना लेना नीचे, अभी बना लो, या नोट्स तुम्हारे पास हैं उनमें देख के बना लेना, बुक में भी बना हुआ है, मैं भेज दूंगा फोटो। ठीक है, नोट्स हिंदी और इंग्लिश के, बस ये रेक्टिफायर के, और सारा हो जाएगा। तो कल PYQ MCQ करके आना 14 चैप्टर में, और ये याद भी होना चाहिए, सुनूंगा मैं।